वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कतर में अफगान तालिबान से सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से मुज़ाकरात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना है कि वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतही वफ़द आज दोहा में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बातचीत की जाएगी। आपको बताएं कि कतर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से दोहा में उनकी जानिब से मुलाकात की गई है और इस हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मुज़ाकरात में कतर और दोहा में सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत की जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान कशीदगी का ख्वाहिशमंद नहीं है, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअमन हल चाहता है। अफगान तालिबान को अपने बिन-अक़वामी वादों की पासदारी और पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करने चाहिए। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का ये भी बताना है कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने कतर की सालिसी की कोशिशों को सराहा, कहा मुज़ाकरात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। दूसरी जानिब सरकारी ज़राए का बताना है कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का आला सतही वफ़द दोहा पहुंच चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द दोहा पहुंचा है। खबर देंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पीएमए काकुल की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान कौम अपनी फ़ौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस से कौम के फ़ौज पर एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ। फील्ड मार्शल का कहना था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। भारतीय जहरीत के खिलाफ कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यक ज़बान हुई और कौम की हिमायत से सरहदों का कामयाबी से दिफा किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़्म के साथ हमने मनहसतुल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानद दुश्मन का मुकाबला किया। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों खारजियों की सैकड़ों हलाकतों के बाद खारजियों ने मासूम बच्चों और औरतों पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा 17 अक्टूबर को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खादी पोस्ट पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश की। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमले में जलकर 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने उस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। खारजी गुल बहादुर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद पख्तूनख्वा के मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुगल कोट सेक्टर बन्नू खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 खवारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के तारिक कच्ची ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज के सरगना तारिक कच्ची और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज के हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद हुआ। खारजी तारिक कच्ची की तश्कील पिछले 2 साल से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुतहरिक थी। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि खारजी तारिक की दहशतगर्द तश्कील फितना अल खवारिज तालिबान के लिए भत्ताखोरी में भी मुलव्वस थी। खवारिज तारिक दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरिट ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और हालिया आला सतही रवाबित पर इत्मीनान का इजहार किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी को सराहते हुए कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए मौक़े मौजूद हैं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी सतह पर जारी सियासी और मौशी हालात पर भी तबादला ख्याल किया। कराची में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात शहरियों के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। फैक्ट्री हो, बड़ी रिहायशी इमारत या कच्ची आबादी, हर जगह गैर कानूनी तामीरात और हिफाजती इक़दामात की कमी ने इंसानों
की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। रवां साल सिंध भर में 1400 से ज्यादा आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मलिक। जी बिल्कुल, शहर कायद में 80 से 90% इमारतों के अंदर जो है वो ना तो एमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं और ना ही वहाँ पर फायर फाइटिंग से लड़ने के जो इब्तदाई आलात होते हैं जैसे सिलेंडर्स वगैरह वो मौजूद होते हैं। इस साल कराची शहर के अंदर जो है वो 600 से ज़ायद रवां साल के अंदर आग लगने के जो वाक़यात हैं वो पेश आए हैं। इसी हवाले से हमने आज रेस्क्यू हुकाम से रब्ता किया है। यहाँ पर रेस्क्यू के CEO जो हैं आबिद जलालुद्दीन शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल शहर में कितने वाक़यात पेश हुए थे, उन्होंने कितनी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुतलका अदारों को भिजवाई। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, साहब ये बताइएगा कि कितने इंसिडेंट रवां साल इस कराची शहर में हुए हैं और आपको वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर दिखाई दिए थे? पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर आने का और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने का। मैं यहाँ पर एज अ चीफ़ ऑपरेटिंग अफसर काम कर रहा हूँ। जहाँ तक सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस का ताल्लुक है, हुकूमत सिंध का एक एमरजेंसी सर्विस है जो वन विंडो ऑपरेशन एक कॉन्सेप्ट से जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी। जहाँ तक फ़ायर एमरजेंसीज़ को आप देखें तो यहाँ तो एक रूटीन बन गई है। एमरजेंसीज़ जो फायर की मेडिकल एमरजेंसीज़ के बाद हमारे सबसे ज़्यादा एमरजेंसीज यहाँ रिपोर्ट हो रही होती हैं। आप साहब ये बताइएगा कि जब आप लोग फायर इंसिडेंट के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, बुलंदो बाला इमारतें तमीर हो गई, इंडस्ट्रियाँ कायम हो गई, मुख्तलिफ कंजस्टेड एरिया में गाड़ी भी नहीं जाती, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, आप लोग रिपोर्टों में लिखते नहीं हैं क्या? भिजवाते नहीं हैं? देखें, मेरे ख्याल से हर रिपोर्ट इस वक्त आपको फ़ाइल का हिस्सा भी बनेगी और जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, उसकी फ़ौरन से रिपोर्ट तैयार होती है और वो जो रेलेवेंट इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ शेयर हो जाती है। जी बिल्कुल, आबिद साहब का यही कहना है कि जहाँ पर भी फायर फाइटिंग सिस्टम कहीं पर लगे हुए हैं तो वहाँ पर उनको प्रॉपर मशक़ें नहीं कराई गई, ड्रिल्स नहीं है, लोगों को उसको सिस्टम को जो है वो ऑन करना नहीं आता या उसको चलाना नहीं आता। और 90% जो इलाके हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं या बड़ी बड़ी इमारतें हों, वहाँ पर भी ये तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं देते। ना ही कहीं पर फायर एग्ज़िट्स बनाए गए हैं प्रॉपर तौर पर और ना ही कहीं पे कुछ जगह तो ऐसी कंजेस्टेड होती हैं जहाँ पर जो गाड़ी है, फायर रेस्क्यू की गाड़ी है, वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल होता है। ताहम जो मुतलका अदारे हैं जिनको इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, वो शायद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने आगाह किया। नाज़रीन, पाक अफगान बॉर्डर तुलखम गुज़िश्ता 7 रोज़ से बंद है, जिसके बायस दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। सरहदी कशीदगी के बायस तुलखम शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जबकि माल बरादत गाड़ियों में लदा हुआ सामान खराब होने लगा। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया कि अगर बॉर्डर जल्द ना खोला गया तो मजीद सामान ज़ाया होने का खतरा है। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से दोनों जानिब अशिया खुदनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे आम शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमतों से मुतालबा किया कि पाक अफगान तनाज़े का बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए, क्योंकि बॉर्डर पर कशीदगी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। शहर कायद के इलाके सुल्तानाबाद के रिहायशी 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हो गए। इलाका मकीन कहते हैं भारी भरकम बिल की अदायगी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली फराहम नहीं की जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इलाका मकीनों का? बिल्कुल, शहर कायद में कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इस वक्त मैं सुल्तानाबाद और हिजरत कॉलोनी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी कई घंटे लोड शेडिंग का अदाब भुगत रहे हैं। हमारे साथ रिहायशी यहाँ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। ये बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर और के इलेक्ट्रिक क्या बता रही है? ये सुबह आते है 6 साढ़े 6 बजे, उसके बाद फिर 9:30 बजे चला जाता है, उसके बाद आता है अगर 1 बजे, फिर 2 बजे चली जाती है। बाज़ वक्त तो ये कर देते हैं, अगर जिस PMT पे लोड शेडिंग इन लोगों ने इस तरीके से काम किया जो बिल नहीं भर रहे थे तो 3 दिन PMT बंद रखा है। उसके लिए फिर एहतजाज किए, मुज़ाकरात किए, फिर इनकी टीमों को पिछले हफ्ते बुलाया, जिनके कुंडे उनको उतारो, पूरी टीमें घूमी हैं, कुंडे भी उतारे हैं, हर चीज़, मगर फिर भी हमारे साथ रियायत नहीं की गई। तकरीबन 80% बिल की अदायगी सुल्तानाबाद वाले UC7 वाले कर रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद इनका जुल्म हम पे ख़त्म नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये सुल्तानाबाद के शहरी हमारे साथ मौजूद। इनका कहना था कि 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ की जा रही है। इसके साथ साथ इनका कहना था
کہ بل جو ہے وہ بر وقت یہاں بھرے جا رہے ہیں. یہ بل ہے کہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جو اسی مہینے کا ہے. بل کو باقاعدہ طور پر بھرا گیا, اس کے باوجود یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کیلیٹرک حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈیفالٹر اس علاقوں کو قرار دے دیا جاتا ہے جہاں پر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جو بل بھر رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کی سزا دی جاتی ہے. جو بل نہیں بھر رہے ان کی بجلی جو ہے منقطع کی جائے تاکہ جو بل جو بھر رہے ہیں ان کو بجلی بر وقت جو ہے وہ میسر آ سکے. یہ صرف ہجرت کالونی سلطان آباد کی کہانی نہیں, کراچی کے مختلف مقامات ہیں جہاں پر 80% علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جاری ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شہریوں نے کیلیٹرک حکام اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے بر وقت جو ہے اقدامات کیے جائیں, کیلیٹرک کو لگام ڈالی جائے تاکہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اس سے ان کو نجات مل سکے. جی بہت شکریہ جنید, آپ نے آگاہ کیا. ناظرین, سانحہ کارساز ایک ایسا زخم جو اب تک بھر نہیں سکا. سانحہ کارساز کو آج 18 سال بیت گئے. المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ ہے. 18 اکتوبر 2007 وہ دن جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو طویل خود ساختہ جلا وطنی کے بعد وطن پہنچی تو کراچی ایئرپورٹ پر جالوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. عوام کے ٹھاٹے مارتے سمندر کے باعث بے نظیر بھٹو کے خصوصی ٹرک نے کارساز تک کا منٹوں کا سفر کئی گھنٹوں میں طے کیا تو یک کے بعد دیگرے دو زوردار دھماکے ہو گئے. دھماکوں نے تمام خوشیاں قیامت صغریٰ میں تبدیل کر دی. دھماکہ ہوتے ہی ایسی افراتفری مچی کہ ہر طرف صرف چیخ و پکار اور ایمبولینس کے سائرن کی گونج تھی. اس افسوسناک واقعے میں 150 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے. تاہم واقعے میں ملوث افراد قانون کے کٹہرے میں نہ آ سکے. پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر کا واقعہ 27 دسمبر کے واقعے کا تسلسل تھا. جعلی کارکن اور رہنما ہر سال کارساز یادگار شہداء پر جمع ہوتے ہیں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ کارساز کی 18ویں برسی پر شہداء کو خراج عقیدت. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہداء کے ناقابل شکست حوصلے, غیر متزلزل وفاداری اور جمہوریت کے لیے عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. 18 اکتوبر 2007 کا دن قوم کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ وہ دن تھا جب 30 لاکھ سے زائد عوام نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا وطن واپسی پر تاریخی استقبال کیا, لیکن اسی روز 180 بہادر جیالوں نے جمہوری پاکستان کے خواب کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آمریت اور دہشت گردی نے گٹھ جوڑ کر کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قافلے پر ہولناک حملہ کیا, مگر کارساز کے شہداء کے لہو نے جمہوریت کی روشنی کو مزید جلا بخشی. بلاول بھٹو زرداری نے عزم دہراتے ہوئے کہا کہ ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور سانحہ کارساز کے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے تاکہ ایسا پاکستان تشکیل دیا جا سکے جہاں جمہوریت, مساوات اور انصاف کی حکمرانی ہو. انہوں نے کہا کہ شہداء کا لہو آج بھی ایک پرامن, جمہوری اور خوشحال پاکستان کی جانب ہمارے سفر کو روشن کر رہا ہے. آپ کو بتائیں, سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سانحہ کارساز کی 18ویں برسی کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ 18 اکتوبر 2007 پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ مگر لازوال باب ہے. اسی دن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس آئیں. ملک بھر سے لاکھوں جالے ان کے استقبال کے لیے کراچی پہنچے. تاہم قافلے پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں درجنوں کارکن شہید ہوئے, لیکن شہید بی بی نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی رہیں. شرجیل انعام میمن نے کہا, پیپلز پارٹی کے سینکڑوں جالوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ جمہوریت کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. سانحہ کارساز ان قوتوں کی ناکامی کی علامت ہے جو عوام کی آواز کو دبانا چاہتی تھیں. سینئر وزیر نے مزید کہا, پیپلز پارٹی نے سانحہ کارساز کے بعد بھی آئین, جمہوریت اور عوامی حق حکمرانی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھی. آج بھی یہی جد و جہد پارٹی کے نظریے کی بنیاد ہے. شرجیل میمن نے کہا, پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے, جمہوریت کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. سانحہ کارساز کی 18ویں برسی پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. صوبائی وزیر سعید غنی, نجمی عالم, رؤف ناگوری اور وقار مہدی سمیت دیگر رہنما اعظم بستی کے قبرستان پہنچے جہاں سانحہ کارساز کے 7 شہداء کی قبروں پر پھول چڑھائے گئے اور فاتح خوانی کی گئی. اس موقع پر صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جانتی تھیں کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں, مگر پھر بھی وہ دھمکیوں کے باوجود وطن واپس آئیں. ان کی حفاظت شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے کی. انہوں نے کہا کہ
یہ شہید وہ ہیں جنہوں نے بی بی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ہمیں ان کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما وقار مہدی نے کہا کہ سانحہ کارساز کے بعد شارع فیصل کو دھو دیا گیا، عدالت کے حکم پر مقدمہ تو درج ہوا مگر آج تک کسی کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقدمہ درج ہوا مگر انصاف نہ ملا، سانحے کے اصل ذمہ دار آج بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا اور انصاف کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے میدان سے مکمل باہر ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی اپنے امیدوار نہیں لا سکے گی، کیونکہ پنجاب حکومت میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان ہی نہیں۔ آزاد منتخب ہونے کی صورت میں امیدوار تحریک انصاف جوائن بھی نہیں کر سکیں گے۔ نئے قانون کے تحت منتخب کاؤنسلرز کا 30 دن میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا لازم ہے۔ پی ٹی آئی حمایتی کامیاب امیدوار کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی نہیں کر سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی کیس الیکشن کمیشن میں 19 ماہ سے زیر التوا ہے۔ پی ٹی آئی وکلا نے انٹرا پارٹی کیس کا تصفیہ کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جس کے باعث 19 ماہ گزرنے کے باوجود کیس کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسٹے کے باعث کمیشن نے سماعت روک رکھی ہے۔ 2021 سے لے کر اب تک ٹی ایل پی احتجاج کے دوران پنجاب پولیس کے 11 جوانوں نے جہاں شہادت نوش کیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد واقعات میں پولیس اہلکار نشانہ بنے۔ شہداء میں سب انسپکٹر شہزاد نواز، محمد ابو بکر اور محمد ایوب شامل ہیں۔ خالد جاوید، شفقت علی، محمد عمران اور محمد افضل نے فرض کی راہ میں جان دی۔ غلام رسول، عدنان رزاق، محمد اکبر نے بھی عوامی تحفظ کے لیے جان قربان کی۔ آئی جی پنجاب نے بتایا کہ پنجاب پولیس کے شہداء نے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جان نچھاور کی۔ تمام شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ شہداء کے خون کا ہر قطرہ امن کی ضمانت ہے۔ ٹی ایل پی احتجاج کے دوران شہداء کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ کو بتائیں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس بنے گا۔ نومبر میں امپیریل کالج لندن کے مقامی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین اسپتال بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دریائے داوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب کے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں خصوصی اجلاس ہوا۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف آئی ٹی سٹی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے روڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کیا۔ کہا تمام فیوچر پروجیکٹس پر سہ ماہی رپورٹس باقاعدگی سے پیش کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ پنجاب کے ترقیاتی منصوبے عالمی معیار کے مطابق آگے بڑھ سکیں گے۔ خبر دیں گے پنجاب بھر میں سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلبہ طالبات کی سیکیورٹی کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور روزانہ اسکول بیگز کی چیکنگ ہوگی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں طلبہ و طالبات کی سلامتی اور تحفظ کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس کے تحت اسکول آنے والے تمام طلبہ و طالبات کے حفظ ماتخدم کے طور پر اسکول بیگز کی روزانہ چیکنگ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا کہ تمام سرکاری پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے سیکیورٹی خطرات کے باعث صوبے بھر میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کی سیکیورٹی نظام فل پروف بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس کے تحت چوکیدار اور سیکیورٹی گارڈ چیکنگ کے لیے میٹل ڈیٹیکٹرز استعمال کریں گے۔ محکمہ تعلیم نے بتایا کہ طلبہ، اساتذہ اور عملے کو سیکیورٹی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے گا۔ رواں برس حکومت کی جانب سے استعمال شدہ پرانے کپڑوں کی درآمد پر 200 روپے فی کلو گرام ٹیکس پر تاجر بلبلا اٹھے۔ تاجروں کے مطابق حکومت کی جانب سے استعمال شدہ پرانے کپڑوں کی درآمد پر 200 روپے فی کلو گرام کا عائد ٹیکس کیا گیا ہے۔ اس سے استعمال شدہ گرم ملبوسات کی فی عدد قیمت میں 500 سے 1500 روپے تک ہونے والا اضافہ سفید پوش اور غریب طبقے کو متاثر کر سکتا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس بار استعمال شدہ گرم ملبوسات کی قیمتیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش ہے کہ جتنی قیمت کم کر سکتے ہیں کی جائیں۔ تاجروں کے مطابق ڈیوٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے مال پر بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے۔ پہلے جو ہمارا مال آتا تھا کنٹینر کے حساب سے اس پر اتنی ڈیوٹیز لگ چکی ہیں کہ اب یہ مال کسٹمر کی پہنچ سے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت استعمال شدہ ملبوسات کی درآمد پر ٹیکسوں کی شرح کو کم کرے تاکہ سفید پوش اور غریب طبقہ افراد لنڈا بازاروں سے سستے داموں خریداری کر سکیں۔
नाज़रीन, इजराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। काबिज फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इजरायली फौज ने गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जहादियत का निशाना बनने वाली गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की जानिब से जारी जहादियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हमास ने एक बयान में कहा, यह हमला जाहिर करता है कि इजरायली दानिस्ता तौर पर निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। हमास ने सहयूनी फौज की जारियत को मिस्र में होने वाली जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा अमन मुआहदे पर अमल करते हुए एक और इजरायली मुखबी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी है। इजरायली फौज ने रेड क्रॉस से लाश वसूल करने की तस्दीक कर दी है। इजरायली हुकाम ने बताया कि अब तक 28 में से सिर्फ 9 मुखबियों की लाशें मिली हैं। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि लाशें मलबे तले दबी हैं, लिहाजा वापसी में वक्त लग सकता है। लाशें निकालने के लिए भारी मशीनरी भी दरकार है। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ इजरायली पाबंदियों को तबाह सुरंगों में दफन यहमानियों की लाशें निकालने में रुकावट करार दिया था। उधर इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास को लाशों का इल्म है, तंजीम जानबूझकर हवालगी में ताख़ीर कर रही है। नाज़रीन, शहर कायद का मौसम आज कुछ बदल सा गया है। दिन में सूरज का पारा भी हाई है। अक्टूबर के वस्त में भी दर्जे हरारत 36 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। समंदरी हवाएं बहाल है, लेकिन गर्मी को काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा हुरैन अरशद से। जी हुरैन, आगाह कीजिएगा, मौसम की मजीद क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, कराची रोशनियों का शहर इस वक्त सूरज की तपिश से दहक रहा है। सूरज ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बायस शहरी सूरज की शुआओं से बचने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त शहर कायद का मौसम इंतहाई गर्म और खुश्की का एहसास महसूस किया जा रहा है, जबकि अगर दर्जे हरारत की बात की जाए तो दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं हवा में नमी की तनासुब की बात करूँ तो 40% तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। समंदरी हवाएं चल ज़रूर रही हैं, लेकिन गर्मी के ज़ोर को कम नहीं कर पा रही हैं और हल्की लू भी थोड़ी महसूस की गई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रात के वक्त मौसम में थोड़ी तब्दीली मुतवक्का है। दर्जे हरारत में कमी महसूस की जाएगी, जबकि हवा में थोड़ी ठंडक भी महसूस की जाएगी, जबकि दिन भर इसी तरीके से गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जी अपडेट करेंगे, सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमत को ब्रेक लग गई है और फी तोला कीमत में 10,000 रुपये से ज़ायद की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 10,600 रुपये कम होकर 4,40,300 रुपये हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 9,088 रुपये कम होकर 3,82,630 रुपये हो गई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $106 कम होकर $4,252 फ़ी औन से है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सोने की फ़ी तोला कीमत में 14,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ था। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। मंसूबे पर 1.35 अरब रुपए लागत आएगी। 3 साल में मुकम्मल होगा। मनी हार्बर्स कराची फिश हार्बर का दबाव कम करेंगे और बरामदी मयार बेहतर बनाएंगे। शाह बंदर में कोल्ड स्टोरेज, मरम्मत, ईंधन और वेस्ट मैनेजमेंट की जदीद सहूलतें शामिल होंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर कायम करने की मंजूरी दे दी है। मंसूबे का मकसद जो है वो साहिली मईशत को फरोग देना है, जबकि इस मंसूबे में 1,65 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। नई मिनी हार्बर से कराची फिश हार्बर का दबाव कम होगा और बरामदी मेयार बेहतर बनाया जा सकेगा। इन बंदरगाहों में कोल्ड स्टोरेज, फ्यूलिंग, कश्तियों की मरम्मत और जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सहूलियात शामिल हो रही हैं। वजीर माहीगीर मोहम्मद अली मलिकानी के मुताबिक ये मंसूबा छोटे माहीगीरों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा। इनका कहना था कि मंसूबा मकामी मईशत को मजबूत और पायदार माहीगीरी को फरोग देगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें थी, अब इन्हें जदीद खतूत और माहीगीरी, तजारत और सयाहत के मराकज़ के तौर पर तरक्की दी जा रही है। जी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला अपडेट कर रहे थे ताहा मलिक। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।